नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। मूल रूप से नेपाल की रहने वाली मीनाक्षी के पिता ओएनजीसी देहरादून में पोस्टेड थे। वर्षों पहले वो देहरादून आकर बस गए थे। उनकी पत्नी कमला थापा भी सरकारी नौकरी में थी। परिवार में उनके दो बेटे नवराज और विक्की के अलावा दो बेटियां हेमू और मीनाक्षी थी। हेमू की शादी अजय थापा से हो चुकी थी। नवराज मिलिट्री में था। मीनाक्षी ने देहरादून के मशहूर दून स्कूल से शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद उसने फैक्सिन इंस्टीट्यूट से एविएशन में डिप्लोमा किया। मीनाक्षी खूबसूरत थी, इसलिए उसके मन में फिल्मों में काम करने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने डांस सीखा और सेंट जोसेफ एकेडमी में डांस टीचर बन गई। लेकिन उसकी मंजिल ये नहीं, मुंबई थी। मीनाक्षी को अभिनय का भी शौक था, इसलिए कुछ दिनों तक स्थानीय स्तर पर मॉडलिंग करने के बाद वो फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चली गई। मुंबई में स्ट्रगल करने पर उसे फिल्म बंगला नंबर 404 एरर नॉट फाउंड में एक छोटा सा रोल मिला। इस रोल का भले ही उसे मेहनताना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन पहली बार फिल्म में काम करने पर वो बहुत खुश थी। उसे एक दो फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाओं के अलावा कुछ विज्ञापन भी मिले। हालांकि मीनाक्षी को ग्लैमर की लाइन में आगे बढ़ने का सही मौका नहीं मिल रहा था, फिर भी वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए कोशिश कर रही थी। मीनाक्षी मुंबई में रह जरूर रही थी, लेकिन वो लगभग रोजाना फोन पर अपनी मां कमला थापा से बात करती थी। कह सकते हैं कि वो फोन द्वारा बराबर मां के संपर्क में रहती थी। 12 मार्च 2012 को मीनाक्षी ने मां को फोन करके कहा कि वो 2-3 दिनों के लिए इलाहाबाद जा रही है। मां के पूछने पर उसने बताया कि उसे एक भोजपुरी फिल्म में काम मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए उसे इलाहाबाद जाकर फिल्म निर्माता से बात करनी होगी। क्योंकि मीनाक्षी को फिल्म लाइन में काम करना था और उसके बारे में वो खुद बेहतर जानती थी, इसलिए कमला थापा ने कुछ नहीं कहा। बाद में मीनाक्षी ने 14 मार्च 2012 को मां को फोन करके कहा कि वो इलाहाबाद पहुंच चुकी है और प्रीति के घर जा रही है। इसके बाद 2 दिनों तक कमला थापा के पास मीनाक्षी का कोई फोन नहीं आया, तो उन्होंने उसका मोबाइल ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। मीनाक्षी कभी भी अपना फोन बंद नहीं करती थी। ये पहला मौका था जब कमला थापा को बेटी का फोन बंद मिला। बेटी से बात न होने पर कमला को चिंता हुई। उन्होंने कई बार मीनाक्षी का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद ही मिला। तीसरे दिन कमला थापा का माथा तब घूम गया जब उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, मीनाक्षी हमारे कब्जे में है, हमने उसका अपहरण कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो उसके खाते में तुरंत 15 लाख रुपए जमा कर दो। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उसकी हत्या कर देंगे। उस एसएमएस को पढ़कर कमला थापा को एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि ये बात सच भी हो सकती है। उन्होंने तुरंत बेटी के नंबर पर फोन मिला दिया। इस बार उसके फोन की घंटी बज रही थी। कमला थापा ने सोचा कि अब बात होने पर ही सच्चाई पता चलेगी, लेकिन कॉल रिसीव करने के बजाय किसी ने तुरंत फोन काट दिया। बात के बदले दूसरी ओर से फिर मैसेज आया, जो भी बात करनी है एसएमएस से करो। इससे कमला थापा और भी ज्यादा चिंतित हो गई। उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने फोन करके ये बात अपने बेटे नवराज को बताई। नवराज उस समय देहरादून में ही था। वो शाम तक घर आ गया। बहन के बारे में जानकर नवराज भी बहुत चिंतित हुआ। उसने भी मीनाक्षी के नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर से फोन रिसीव नहीं किया जा रहा था। इससे परिवार के लोगों को लगा कि मीनाक्षी का सचमुच अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता फिरौती के लिए उसी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनाक्षी के अपहरण ने उसके घर वालों के होश उड़ा दिए थे। उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि अपहरणकर्ताओं की मांग को पूरा किया जा सकता। चूंकि मीनाक्षी उन लोगों के कब्जे में थी, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे। अपहरणकर्ताओं की बात मानने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन सवाल उस रकम का था जो वे लोग मांग रहे थे। नवराज ने अपने हालातों का हवाला देकर एसएमएस भेजकर कहा कि वो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे सकते हैं। एसएमएस के जरिए ही तय हुआ कि फिरौती की रकम किस्तों में दी जा सकती है। अपहरणकर्ता इसके लिए तैयार हो गए, तो नवराज ने पहली किस्त के रूप में मीनाक्षी के बैंक में 30,000 रुपए जमा कर दिए। मीनाक्षी के घर वालों के लिए इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल था कि मीनाक्षी कहाँ है और उसके फोन से कहां से मैसेज आ रहे हैं। कोई रास्ता न देख नवराज ने देहरादून के थाना बसंत विहार जाकर पुलिस को पूरी बात बताई।
साथ ही आए हुए मैसेज भी पुलिस को दिखाए। लेकिन देहरादून पुलिस ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया कि ये मामला मुंबई का है, इसलिए मुंबई पुलिस ही इसमें कुछ कर सकती है। नवराज किसी भी तरह बहन को बचाना चाहता था, सो वो उसी दिन मुंबई के लिए रवाना हो गया। मीनाक्षी मुंबई के अंधेरी स्थित अंबोली थाना क्षेत्र में रहती थी, इसलिए नवराज ने थाना अंबोली जाकर पुलिस को पूरी बात बताई। फिरौती के एसएमएस पढ़कर मुंबई पुलिस को यह मामला अपहरण का लगा। 18 मार्च को मुंबई पुलिस ने मीनाक्षी के अपहरण का मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसी दिन पैसे के लिए जब अपहरणकर्ताओं का एसएमएस फिर आया तो नवराज ने मीनाक्षी के खाते में 10,000 रुपए और जमा किए। तीसरी किस्त के तौर पर उसने 20,000 रुपए फिर जमा करा दिए। इस सब के चलते अपहरणकर्ता एसएमएस के जरिए इस बात पर अड़े थे कि मीनाक्षी को छोड़ने के एवज में उन्हें पूरे 15 लाख रुपए ही चाहिए। अपहरणकर्ताओं को जिद पर अड़ा देखकर नवराज ने एसएमएस करके कहा, जब तक मेरी बात मीनाक्षी से नहीं कराई जाएगी तब तक मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। इसके बाद अपहरणकर्ताओं की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मीनाक्षी का मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। जब बातचीत का रास्ता बंद हो गया तो नवराज को बहन के साथ किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। अंबोली पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर नवराज ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई। इस पर यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इस बीच अपहरणकर्ताओं से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। ना तो उनका कोई एसएमएस आ रहा था और ना ही फोन। मीनाक्षी ने जब आखिरी बार अपनी मां से बात की थी तो इलाहाबाद जाने की बात कही थी। क्राइम ब्रांच ने नवराज से पूछताछ के बाद इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी जांच शुरू की। इसके लिए पुलिस ने सबसे पहले मीनाक्षी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इससे ये तो साफ हो गया कि वो इलाहाबाद गई थी, लेकिन किसके साथ गई थी ये पता नहीं लग सका। मीनाक्षी के फोन की कॉल डिटेल्स का अध्ययन करने पर पुलिस को उसमें 2 नंबर ऐसे मिले जिन पर मीनाक्षी की ज्यादा देर तक बातें होती थी। पुलिस ने उन नंबरों का पता लगाया तो वे नंबर अमित जायसवाल और प्रीति एल्विन सुरीन के निकले। छानबीन करने पर पता चला कि अमित और प्रीति इलाहाबाद के रहने वाले थे और फिल्मों में काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनका इलाहाबाद का पता भी मिल गया। अमित और प्रीति के बारे में जानकारी मिलते ही मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम 29 मार्च को इलाहाबाद के लिए रवाना हो गई। अमित ममफोर्डगंज निवासी सुरेंद्र जायसवाल का बेटा था। पता चला कि वो अपनी किस्मत आजमाने मुंबई गया था और मॉडलिंग के साथ साथ फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं करता रहता था। प्रीति एल्विन उसकी प्रेमिका थी जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ दिया था। अमित न केवल विवाहित था बल्कि 2 बच्चों का बाप भी था। उसकी पत्नी का नाम भी प्रीति ही था। सुरेंद्र जायसवाल ने पुलिस को बताया कि अमित से उनका ज्यादा संपर्क नहीं है। प्रीति एल्विन इलाहाबाद की ही दरभंगा कॉलोनी के दुर्गा पूजा पार्क के सामने स्थित एक बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहा करती थी। उसके पिता नवीन मूलतः झारखंड के रहने वाले थे और एक स्कूल में मामूली सी नौकरी करते थे। वो पिछले 30 साल से सपरिवार इलाहाबाद की दरभंगा कॉलोनी स्थित एक बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे। प्रीति की मां कई साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। नवीन ने पुलिस को बताया कि वो अपनी इकलौती बेटी प्रीति की हरकतों से परेशान थे। उसके सिर पर हीरोइन बनने का भूत सवार था और समझाने पर भी उसने उनकी बात नहीं मानी थी। नवीन ने क्राइम ब्रांच को बताया कि उन्हें बंगले के चौकीदार भोलाराम पांडे से पता चला था कि प्रीति 13 मार्च को अमित के साथ आई थी और एक रात वहां रुकी थी। उन दोनों के साथ खूबसूरत सी एक अन्य लड़की भी थी। वो लड़की कौन थी इस बारे में ना तो नवीन को पता था और ना भोलाराम पांडे को। भोलाराम पांडे ने मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को अमित और प्रीति के साथ आई लड़की का हुलिया बताया तो क्राइम ब्रांच अफसरों को पक्का यकीन हो गया कि वो लड़की मीनाक्षी ही रही होगी। पुलिस ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने मीनाक्षी की हत्या करके उसके शव को इधर उधर फेंक दिया हो। इसी आशंका की वजह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने जिला पुलिस से अज्ञात शवों के बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन इस तरह के किसी शव की जानकारी नहीं मिली। निराश होकर मुंबई पुलिस वापस लौट गई। मुंबई पुलिस को अमित जायसवाल और प्रीति एल्विन पर ही शक था। उन दोनों के फोन भी बंद थे। कोई और रास्ता न देख क्राइम ब्रांच ने उन दोनों के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पता चला कि 14 मार्च को उन दोनों की लोकेशन भी इलाहाबाद की थी। 14 मार्च को अमित, प्रीति और मीनाक्षी के फोन की लोकेशन इलाहाबाद में ही थी। इसका मतलब अमित और प्रीति से बात करके ही मीनाक्षी के बारे में जाना जा सकता था। इसलिए क्राइम ब्रांच अमित और प्रीति तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए अमित के मोबाइल की कॉल डिटेल्स में ऐसे नंबरों को जांचा गया जिन पर वो ज्यादा फोन किया करता था। उन नंबरों में ज्यादातर उसके दोस्तों के थे। उन नंबरों पर संपर्क किया गया तो पुलिस को अमित का नया नंबर मिल गया। उसके साथ ही प्रीति का नंबर भी मिल गया। दोनों के फोन नंबर मिल जाने के बाद पुलिस ने दोनों की लोकेशन सर्च की तो पता चला कि दोनों मुंबई में ही है।
इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 अप्रैल 2012 को जाल बिछाकर दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ के लिए अंबोली पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उनसे मीनाक्षी के बारे में पूछताछ की। शुरू में दोनों कहते रहे कि उन्हें मीनाक्षी के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन जब उनके साथ सख्ती बरती गई तो वे टूट गए। उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि अमित और प्रीति ने मीनाक्षी को इलाहाबाद ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी और सिर व धड़ अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था। पुलिस ने अमित और प्रीति के खिलाफ अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की जांच इंस्पेक्टर सुजीत कुमार गोविस्कर को सौंप दी गई थी। पुलिस पूछताछ में मीनाक्षी की हत्या की जो कहानी पता चली वो चौंकाने वाली तो थी ही, उन युवाओं के लिए नसीहत भरी भी थी जो बिना आगा पीछे सोचे सपनों के पीछे भागते हैं। देहरादून के एक मध्यम वर्गीय परिवार की मीनाक्षी खूबसूरत और हुनरमंद लड़की थी। जवानी की दहलीज पर आते आते उसकी खूबसूरती ने उसके सपनों को पंख लगा दिए थे। जब वो इंटर में थी तब उसने सोच लिया था कि वो फिल्मों में हीरोइन बनेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर उसने स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ वो मॉडलिंग भी करती थी। चूंकि देहरादून में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसलिए उसने माया नगरी मुंबई जाने का फैसला कर लिया। लेकिन बिना परिवार वालों की मर्जी के वो मुंबई नहीं जा सकती थी। इस बारे में उसने माँ से बात की तो उन्होंने दो टूक मना कर दिया था। भैया भाभी ने भी साफ कह दिया कि वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन मीनाक्षी फिल्म लाइन में जाने का फैसला कर चुकी थी, इसलिए उसने घर वालों को समझाने की कोशिश की। जब उसकी ये कोशिश कामयाब नहीं हुई तो उसने जिद पकड़ ली। अंततः घर वालों को उसकी जिद के सामने झुकना पड़ा। 2 साल पहले मीनाक्षी अपने एक परिचित के माध्यम से मुंबई चली गई। माया नगरी मुंबई में हजारों लोग फिल्मों में किस्मत आजमाने आते हैं। इनमें से चंद लोगों की बातें छोड़ दे तो ज्यादातर के सपने टूटते ही हैं। लाखों की भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाना जंग जीतने से कम नहीं है। मीनाक्षी ने भी मुंबई में अपने पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। देखते देखते 2 वर्ष गुजर गए। इन 2 सालों में उसे निम्न स्तर की एकाध फिल्म, मॉडलिंग और कुछ विज्ञापनों में ही काम करने का मौका मिल पाया। मीनाक्षी संघर्ष करना चाहती थी। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने सपनों को मरने नहीं दिया था। उसे बी ग्रेड की फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे। इससे वो इतना कमाने लगी थी कि अपनी जिंदगी आराम से चला सके। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में बने रहने के लिए स्टेटस की जरूरत होती है। अपना स्टेटस बनाए रखने के मीनाक्षी ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। उसके लाइफस्टाइल में वो सब झलकता था जो ऊंचे घराने की लड़कियों में होता है। इस सब के बीच वो अपने घर वालों से बराबर संपर्क बनाए रखती थी। सन 2010 में उसे हिंदी फिल्म 404 एरर नॉट फाउंड में काम करने का मौका मिला। अमित और प्रीति भी उसी की तरह फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने माया नगरी आए थे। अमित व प्रीति की मीनाक्षी से मुलाकात मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन के सेट पर हुई थी, जिसकी मुख्य भूमिका में करीना कपूर थी। मीनाक्षी को इस फिल्म में छोटा सा रोल मिला था। फिल्म हीरोइन में अमित और प्रीति की भी छोटी छोटी भूमिकाएं थी। अमित ने मीनाक्षी से खुद को भोजपुरी फिल्मों का फिल्म प्रोड्यूसर बताया और प्रीति को मॉडल। मीनाक्षी भी इस मामले में कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी खुद को नेपाल राजघराने से संबंधित बता दिया। फलस्वरूप जल्दी ही तीनों की दोस्ती हो गई। मुंबई आने के पीछे अमित व प्रीति की अपनी अलग कहानी थी। अमित इलाहाबाद के ममफोर्डगंज निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र जायसवाल का बेटा था। सुरेंद्र चाहते थे कि अमित भी उन्हीं की तरह नामी वकील बने, इसलिए उन्होंने उसे LLB कराई थी। पिता की बात मानकर अमित ने वकालत की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि वो फिल्मों में काम करे। अमित के घर वालों ने 7 साल पहले उसका विवाह प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले ओम प्रकाश जायसवाल की बेटी प्रीति जायसवाल के साथ कर दिया था। वो एक बेटे और एक बेटी का पिता भी बन गया था। इसके बावजूद अमित की फिल्मों में काम करने की हसरत मरी नहीं थी। इसी चाह में वो हीरो की तरह बन ठन कर रहता था और शरीर को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम भी करता था। उसने छिटपुट मॉडलिंग भी की थी और अपना प्रोफाइल भी बनवा रखा था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यदा कदा भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होती रहती थी। अमित को अगर किसी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की जानकारी मिलती तो वो वहां पहुंच जाता और डायरेक्टरों को अपना हुनर दिखाने की कोशिश करता, लेकिन इससे बात नहीं बन पाती थी। फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी। इसी बीच वो भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले कुछ लोगों के संपर्क में आया तो उनकी बदौलत उसे जूनियर आर्टिस्ट के रोल मिलने लगे। ये छोटी छोटी भूमिकाएं ना तो गुजारे लायक थी और ना ही उसकी इच्छाओं के अनुरूप। वैसे तो अमित संपन्न परिवार से था। उसका परिवार पाफामाऊ इलाहाबाद के अपने मकान में रहता था। उनका ममफोर्डगंज वाला मकान खाली था। अपनी जीविका चलाने के लिए अमित ने उस मकान में डांस स्कूल खोल लिया था।
जब इसमें भी उसका मन नहीं लगा तो उसने उसी मकान में तिरुपति एकेडमी के नाम से कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया। छात्र छात्राओं को वो खुद तो पढ़ाता ही था, साथ ही उसने कुछ अन्य लोगों को भी वहां नौकरी पर रख लिया था। अमित की एकेडमी में प्रीति एल्विन भी पढ़ने आती थी। प्रीति गरीब परिवार की लड़की थी। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते उसे गरीबी से नफरत होने लगी थी। वो महत्वाकांक्षी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े वो अपनी तकदीर खुद लिखेगी। परिवार की हालत खस्ता होते हुए भी पिता नवीन सुरीन उसे पढ़ा रहे थे। क्योंकि प्रीति खूबसूरत थी इसलिए उसने मॉडलिंग करने का फैसला कर लिया। ये बात अलग है कि इस काम में वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई। प्रीति की इच्छा मुंबई जाने की थी। इसके लिए वो अपनी अंग्रेजी में सुधार करना चाहती थी। अंग्रेजी सीखने के लिए उसने तिरुपति एकेडमी में दाखिला ले लिया था। बाद में प्रीति को पता चला कि तिरुपति एकेडमी का मालिक अमित अच्छा डांसर है और भोजपुरी फिल्मों में काम भी करता है। प्रीति को लगा कि अमित के सहयोग से वो भी आगे बढ़ सकती है, इसलिए उसने जल्द ही अमित से नजदीकी बढ़ा ली। अमित और प्रीति फिल्मों व मॉडलिंग को लेकर अक्सर बातें किया करते थे। बातों मुलाकातों के इसी दौर में दोनों के दिलों में चाहत ने जन्म ले लिया। बातों बातों में एक दिन अमित ने प्रीति के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। प्रीति को अमित की बात पर कोई हैरत नहीं हुई, बल्कि उसके दिल की कलियां खिल उठी। उसने भी मुस्कुराकर जाहिर कर दिया कि वो भी उससे प्यार करती है। प्रीति जानती थी कि अमित शादीशुदा है, लेकिन हीरोइन बनने के सपने ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आगे बढ़ने के लिए अमित बहुत बड़ा सहारा बन सकता था, इसलिए प्रीति ने उसके शादीशुदा होने की बात को नजरअंदाज कर दिया। अमित जो कमाता था उसका ज्यादातर हिस्सा अपनी प्रेमिका प्रीति पर खर्च करने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों प्यार के नाम पर एक नैया पर सवार तो हो गए थे, लेकिन जब उनकी नैया जन सागर में उतरी तो उस पर लोगों की नजर पड़ गई। कानों कान होकर ये बात अमित की पत्नी तक पहुंच गई। पति की करतूत सुनते ही वो आग बबूला हो उठी। उसने अमित को लताड़ा तो उसने सफाई दी कि चूंकि प्रीति और वो एक ही पेशे में है, इसलिए दोनों में केवल दोस्ती है और कुछ नहीं। लेकिन प्रीति जायसवाल के मन में संदेह घर कर चुका था, इसलिए परिवार में कलह रहने लगी थी। सुरेंद्र जायसवाल को भी बेटे की करतूत का पता चल गया था। उन्होंने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित ने अपनी सफाई देकर बात खत्म कर दी। प्रीति एल्विन के पिता को भी अमित और अपनी बेटी के चक्कर की बात पता चल चुकी थी। बेटी के बहकते कदमों से उन्हें चिंता हुई। उन्होंने उसे जमाने की ऊंच नीच समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर उनका कोई असर नहीं हुआ। पिता के बार बार समझाने पर भी वो अमित का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। अमित और प्रीति की एक जैसी सोच थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे उस शहर को छोड़ देंगे जहाँ के लोग उनके प्यार, उनके सपनों की कीमत नहीं समझते। उनके सपनों का शहर मुंबई था। सपनों की उस दुनिया में अपने हिस्से की जमीन तलाशने के लिए अगस्त 2011 में दोनों इलाहाबाद छोड़कर मुंबई चले गए और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। काफी भागदौड़ के बाद दोनों को कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिले, जिसके सहारे गुजर बसर होने लगी। उधर अमित की पत्नी प्रीति जायसवाल को जब ये पता चला कि उसका पति प्रीति सुरेन के साथ मुंबई में रह रहा है तो उसे बहुत दुख हुआ। अमित अपने घर फोन करता रहता था। उसके पिता फोन पर उसे समझाते, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता था। जब सुरेंद्र जायसवाल ने समझ लिया कि अमित नहीं आएगा तो उन्होंने ममफोर्डगंज वाला अपना मकान किराए पर उठा दिया। सितंबर 2011 में अमित को जब पता चला कि उसके पिता बीमार है और अस्पताल में एडमिट है तो वो उन्हें देखने के लिए इलाहाबाद आया और 2 दिनों बाद मुंबई लौट गया। नवंबर के महीने में वो फिर घर लौटा तो पिता ने उससे पूछा, तू मुंबई में क्या करते हो? पापा, मैं एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता हूँ और मुझे 16,000 रुपए सैलरी मिलती है, अमित ने बताया। मुंबई जैसे शहर में इतने पैसे में क्या होता होगा, तुम घर चले आओ। ममफोर्डगंज वाले मकान के किराए के जो 25,000 रुपए मिलते हैं उन पैसों को तुम ही लेते रहना, कम से कम तुम हमारी आंखों के सामने तो रहोगे। सुरेंद्र ने अमित को समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित पर पिता के समझाने का कोई असर नहीं हुआ और वो मुंबई वापस लौट गया। प्रीति के लिए तो पिता के मायने ही खत्म हो गए थे। मुंबई जाकर वो पूरी तरह आजाद ख्याल की हो चुकी थी। इसी दौरान अमित और प्रीति को मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन में काम मिल गया था, जहां मीनाक्षी भी काम कर रही थी। मीनाक्षी से मुलाकात के बाद तीनों अच्छे दोस्त बन गए। तीनों का सपना एक था और सोच भी लगभग एक जैसी थी, इसलिए तीनों अक्सर साथ घूमते फिरते, खाते पीते। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा। फिर अचानक प्रीति को लगने लगा कि मीनाक्षी उसके मुकाबले सुंदरता में भी अव्वल है और काम में भी, इसलिए उसे मन ही मन उससे जलन होने लगी। अमित अच्छा डांसर था, मीनाक्षी उससे डांस सीखती थी। उन दोनों को डांस करते देख प्रीति मन ही मन कूड़ कर रह जाती थी। उन दोनों का हंसना बोलना भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों की नजदीकियों की वजह से कई बार मीनाक्षी से उसकी तकरार भी हो जाती थी।
एक तो वे दोनों आर्थिक तंगियों से जूझ रहे थे, ऊपर से अमित और मीनाक्षी की नजदीकी प्रीति को कांटे की तरह चुभती थी। प्रीति जानती थी कि मीनाक्षी खूबसूरती और अपने टैलेंट से कोई अच्छा मुकाम हासिल कर लेगी। ऐसे में अमित उसके प्यार में पड़कर आगे बढ़ने के चक्कर में उसे छोड़ देगा। यही सोचकर उसने मन ही मन एक खतरनाक योजना तैयार कर ली। वो अपनी इस योजना में किसी तरह अमित को भी शामिल करना चाहती थी। अमित और प्रीति ने एक दूसरे का साथ पाने और कैरियर बनाने के लिए ही घर छोड़ा था। दोनों भले ही पैसे के लिए परेशान थे, लेकिन जब भी मीनाक्षी को देखते थे तो उसके रहन सहन, खान पान व पहनावे को देखकर जरूर चौंकते थे। उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल मुंबईया और पैसे वालों जैसा था। मीनाक्षी ने उन्हें बता रखा था कि उसका परिवार भले ही देहरादून में रहता है, लेकिन वो नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखती है। साथ ही उसने ये भी बताया था कि अनबन की वजह से उसके पिता उनके साथ नहीं रहते। एक बार बातों बातों में इलाहाबाद का जिक्र आया तो मीनाक्षी ने कहा, सुना है इलाहाबाद बड़ा अच्छा शहर है, 3 नदियों का संगम होता है वहाँ। मेरा मन है इलाहाबाद जाकर संगम देखूं। मीनाक्षी के मुंह से अपने शहर की तारीफ सुनकर अमित को अच्छा लगा। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, जब चाहे चलो, मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। दरअसल अमित मीनाक्षी के साथ मौज मस्ती करना चाहता था, जो प्रीति के रहते संभव नहीं था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे इलाहाबाद ले जाने की बात कह दी थी। लेकिन बाद में जब उसने इस मुद्दे पर सोचा तो उसे लगा कि बिना प्रीति की सहमति के वो मीनाक्षी को इलाहाबाद नहीं ले जा सकता। सोच विचार कर एक दिन अमित ने प्रीति से कहा, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए इलाहाबाद हो आऊं। पैसे की परेशानी है, घर से पैसे भी ले आऊंगा। पैसे की वाकई परेशानी थी। दोनों साथ साथ जाते तो आने जाने में ज्यादा खर्च होता, इसलिए प्रीति ने उसे अकेले जाने की स्वीकृति दे दी। लेकिन जब अमित ने उसे बताया कि मीनाक्षी भी इलाहाबाद घूमने जाना चाहती है तो उसके कान खड़े हो गए। वो जानती थी कि जब उसने अमित को उसकी पत्नी से छीन लिया है तो मीनाक्षी भी अमित को उससे छीन सकती है। मनचले आदमी का क्या भरोसा, अगर वो उसके हाथ से निकल गया तो वो ना घर की रहेगी ना घाट की। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने अमित से 2 टूक कह दिया, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर घर छोड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें मीनाक्षी के साथ जाने की छूट नहीं दे सकती। अगर तुम उसे साथ लेकर जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। अमित ने प्रीति को समझाया, खर्च का वास्ता दिया, लेकिन प्रीति अपनी बात पर अड़ गई। परेशानी ये थी कि अमित मीनाक्षी को इलाहाबाद ले जाने का वादा कर चुका था। जब बात खर्च की आई तो प्रीति अपनी योजना के पहले हिस्से को ध्यान में रखकर बोली, मीनाक्षी को इलाहाबाद घुमाना है ना, कोई बात नहीं, हम अपना खर्च उसी से वसूल करेंगे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, अमित ने पूछा तो प्रीति बोली, तुम इलाहाबाद चलने की योजना बनाओ। मीनाक्षी पैसे वाले घर की लड़की है, हम उसका अपहरण करके मोटी रकम वसूलेंगे। अमित प्रीति की बातें सुनकर चौंका तो वो उससे समझाते हुए बोली, देखो अमित, हम यहाँ कैरियर बनाने के लिए आए हैं, भावनाओं में बहने नहीं। कैरियर बनाने के लिए पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। प्रीति का अपहरण करके हम मोटी रकम वसूल करेंगे और फिर आराम से मुंबई में रहकर कैरियर बनाएंगे। प्रीति की बात सुनकर अमित का दिमाग घूम गया। उसे भी लगा कि प्रीति जो कह रही है वो सही है, जबकि प्रीति का मकसद मीनाक्षी के घर वालों से पैसा वसूलना ही नहीं, बल्कि उसे अमित की जिंदगी से भी पूरी तरह दूर करना था। चूंकि अमित को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो प्रीति की बातों में आ गया। जब दोनों एकमत हो गए तो उन्होंने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो बहुत ही खतरनाक थी। मीनाक्षी उन दोनों को अपना दोस्त मानती थी और उन पर हर तरह से विश्वास करती थी। इसी का फायदा उठाकर वे दोनों उसे अपने जाल में फंसाना चाहते थे। उनकी योजना थी कि मीनाक्षी को इलाहाबाद ले जाकर मार डालेंगे और फिर उसके घर वालों से मनचाहा पैसा वसूलेंगे। वे दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि जिस मीनाक्षी को वे किसी अमीर खानदान की समझ रहे हैं वो एक मामूली घर की लड़की है। जब योजना तैयार हो गई तो एक दिन अमित ने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, इलाहाबाद में एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही है, मेरे पास फोन आया था, मुझे वहां काम के सिलसिले में बात करने जाना है। मेरी जान पहचान के लोग हैं, तुम चाहो तो मैं डायरेक्टर से कह सुनकर तुम्हें काम दिलवा सकता हूँ। बाद में वो तुम्हें हीरोइन का रोल दे देंगे। मुंबई में जमे रहने के लिए मीनाक्षी को काम की जरूरत थी। स्ट्रगलर छोटा मोटा काम करके ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए वो इलाहाबाद जाने के लिए तैयार हो गई। मीनाक्षी के हाँ करते ही अमित और प्रीति के चेहरों पर चमक आ गई। वे दोनों पहली ही सारी योजना बना चुके थे। योजना अनुसार 13 मार्च को तीनों इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। अमित और प्रीति के सपनों को तब झटका लगना शुरू हुआ जब सफर के दौरान मीनाक्षी ने उन्हें अपनी असलियत बताई। उसने उन्हें बताया कि ग्लैमर की दुनिया में बने रहने के लिए कदम कदम पर झूठ बोलने पड़ते हैं। पेट भले ही खाली हो पर दिखावे के लिए अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ऐसा न हो तो कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बातों के दौरान उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया।
ये सब मीनाक्षी ने इसलिए बताया था जिससे अमित उसकी मजबूरी को समझकर उसे भोजपुरी फिल्म में काम दिला दे। मीनाक्षी की हकीकत जानने के बाद अमित और प्रीति को वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की जगह बिना पंखों की चिड़िया दिखने लगी। उन्होंने सोचा था कि काम दिलाने के नाम पर भी मीनाक्षी के घर वालों से पैसा लेंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी ही उल्टी निकली। मीनाक्षी की सच्चाई जानकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। 14 मार्च 2012 की शाम तीनों इलाहाबाद पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से वे दरभंगा कॉलोनी स्थित बंगले के उस सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचे जहां प्रीति के पिता रहते थे, लेकिन उस समय उसके पिता क्वार्टर में नहीं थे। क्वार्टर पर प्रीति का चचेरा भाई जॉन सुरीन मिला। कुछ देर रुककर प्रीति ने जॉन को गोरखपुर जाने के लिए चोरी चोरा ट्रेन के 2 साधारण टिकट लेने के लिए इलाहाबाद जंक्शन भेज दिया। उसने जॉन से कहा कि टिकट लेकर वो जंक्शन के सामने ही मिले, वो वहीं पहुंचकर उससे टिकट ले लेगी। जॉन के जाने के बाद जब अमित, प्रीति और मीनाक्षी अंदर बैठे थे तो प्रीति ने खिन्न होकर कहा, मीनाक्षी तुम्हारी सारी बात तो हमने सुन ली है, अब मैं भी तुम्हें सच्चाई बता देना चाहती हूँ। सच्चाई यह है कि तुम्हें भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्यों? मीनाक्षी ने चौंक कर पूछा तो प्रीति बोली, क्योंकि इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। ये बात तो तुम मुझे मुंबई में भी बता सकते थे, मुझे पता होता तो मैं यहाँ क्यों आती। बताते कैसे? हम सोच रहे थे कि तुम रईस खानदान से हो, हमें क्या पता था कि तुम बिल्कुल फटीचर हो। तुम हद से आगे बढ़ रही हो प्रीति, रईस तो तुम भी नहीं हो, तुम्हारा फटीचरपन यहाँ साफ दिख रहा है। रही बात मेरी, तो मैं चाहे जो भी हूँ, मैंने तुम लोगों पर इतने एहसान किए हैं जिन्हें तुम लोग कभी उतार नहीं पाओगे। मीनाक्षी ने प्रीति को ही नहीं अमित को भी खूब खरी खोटी सुनाई। मीनाक्षी और प्रीति के बीच इतनी गर्मा गर्मी हुई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। किसी तरह अमित ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया। जब बात आई गई हो गई तो तीनों ने खाना खाया। खाना खाकर तीनों लेट गए। थोड़ी देर में मीनाक्षी तो सो गई, लेकिन अमित और प्रीति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे दोनों उसके सोने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि मीनाक्षी सो गई है तो अमित ने उसके गले में दुपट्टे का फंदा कस दिया। सांसें रुकी तो मीनाक्षी की आंखें खुल गई। उसने देखा कि अमित और प्रीति के रूप में उसकी मौत सामने खड़ी है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे दोनों इस तरह उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। गले पर दबाव और बढ़ा तो मीनाक्षी ने छटपटाते हुए हाथ पैर चलाए, कहीं वो बेकाबू होकर भाग न जाए। ये सोचकर प्रीति ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अमित ने उसके गले पर तब तक दबाव बनाए रखा जब तक उसकी सांसों की डोर टूट नहीं गई। प्रीति और अमित मीनाक्षी की हत्या कर चुके थे, अब उन्हें उसके शव को ठिकाने लगाना था। इस मुद्दे पर बात हुई तो तय हुआ कि चाहे जो भी करना पड़े, मीनाक्षी के शव की शिनाख्त नहीं होनी चाहिए। जिस बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में मीनाक्षी की हत्या की गई थी उसके पीछे एक पतली नालीनुमा गली थी। वे दोनों मीनाक्षी के शव को उठाकर वहां ले गए। प्रीति रसोई से चॉपर उठाकर लाई थी। उसी गली में रखकर दोनों ने मीनाक्षी की गर्दन काटकर अलग कर दी। उस वक्त प्रीति उसका सिर पकड़े हुई थी। ऐसा करते वक्त उसका दिल जरा भी नहीं कांपा। सिर काटने के बाद दोनों ने शिविर का ढक्कन खोलकर मीनाक्षी का धड़ उसमें डाल दिया और उसका कटा सिर व चौपड़ 2 अलग अलग पॉलीथीन में रख दिए। मीनाक्षी का पर्स, मोबाइल फोन व एटीएम कार्ड कमरे में ही रखा था। प्रीति और अमित को विश्वास था कि मीनाक्षी का शव शिविर में गल जाएगा और उन तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा। उसके सिर को उन्होंने कहीं दूर जाकर ठिकाने लगाने का फैसला किया। अमित और प्रीति दोनों ठहरा थामे इलाहाबाद जंक्शन पहुंचे। वहां प्रीति ने जॉन से गोरखपुर जाने के रेलवे टिकट ले लिए। फिर जॉन के वहां से जाने के बाद प्रीति ने गोरखपुर जाने का कार्यक्रम बदलकर रेलवे टिकट वापस कर दिए और इलाहाबाद बस अड्डे की तरफ चले गए। बस अड्डे जाकर दोनों ने लखनऊ जाने वाली एसी बस पकड़ी। उन्होंने सोचा था कि रास्ते में कोई सुनसान जगह देखकर मीनाक्षी के सिर को फेंक देंगे, लेकिन चाहकर भी वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि एसी बस में शीशा खोलने की व्यवस्था नहीं थी। वो रात दोनों ने लखनऊ में ही बिताई। अगले दिन दोनों ने लखनऊ से बनारस जाने वाली बस पकड़ी। रास्ते में मीनाक्षी के सिर व चौपड़ वाली पॉलिथीन उन्होंने अलग अलग जगहों पर फेंक दी। वो जगह इलाहाबाद से 108 किलोमीटर दूर थी। इस तरह मीनाक्षी के शव को ठिकाने लगाने के बाद अमित और प्रीति ने उसके ही मोबाइल से उसके घर वालों से फिरौती वसूलने के लिए मैसेज भेजने शुरू कर दिए। मीनाक्षी के अकाउंट में पैसा डालने के लिए उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनके पास उसका एटीएम कार्ड तो था ही, उसका पिन नंबर भी था। जब मीनाक्षी के भाई ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए तो एटीएम से पैसे निकालकर दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। मीनाक्षी का सिर या शव तो बरामद नहीं हुआ, ये जानने के लिए अमित और प्रीति 25 मार्च को फिर इलाहाबाद आए थे। इंटरनेट और समाचार पत्रों में भी दोनों इस मामले से जुड़ी खबरें देखते रहते थे। जब मीनाक्षी का भाई उससे बात कराने के बाद ही फिरौती देने की जिद करने लगा तो अमित और प्रीति को लगा कि शायद अब आगे बात नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया। इसी के साथ दोनों ने अपने फोन नंबर भी बदल दिए। हैवानियत भरा कृत्य करके अमित और प्रीति अपने पाप से पीछा छुड़ाने के लिए
फिरौती के पैसों से वैष्णो देवी व शिरडी धाम भी घूमने गए थे। कई शहरों में रहने के बाद वे लोग मुंबई लौटे और जगह बदलकर रहने लगे। उन दोनों को लग रहा था कि मीनाक्षी के घर वाले मुंबई आकर ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सोच गलत निकली और वे पुलिस के शिकंजे में फंस गए। पुलिस के लिए मीनाक्षी का शव और वो हथियार बरामद करना जरूरी था जिससे कत्ल हुआ था। इसके लिए मुंबई पुलिस ने दोनों हत्या आरोपियों को इलाहाबाद ले जाने के लिए एक पुलिस टीम बनाई। इस टीम के इलाहाबाद रवाना होने से पहले इलाहाबाद पुलिस से बात कर ली गई थी। इंस्पेक्टर सुजीत कुमार के नेतृत्व वाली मुंबई पुलिस की टीम में 2 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल शामिल थी। 17 अप्रैल की दोपहर ये पुलिस टीम अमित और प्रीति को लेकर गोदान एक्सप्रेस से इलाहाबाद पहुंच गई। इस पुलिस टीम ने सबसे पहले इलाहाबाद के तत्कालीन एसएसपी नवीन अरोड़ा से मुलाकात की। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस की एक टीम मुंबई पुलिस के साथ लगा दी। 18 अप्रैल को मुंबई व स्थानीय पुलिस दोनों अभियुक्तों को लेकर उनके बताए स्थान पर पहुंची और शिविर से मीनाक्षी का धड़ बरामद कर लिया। उसका शव सड़ गल चुका था। कार्रवाई के बाद पुलिस ने मीनाक्षी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वीडियोग्राफी के बीच उसी दिन शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया। पता चला मीनाक्षी की हत्या गला दबाकर की गई थी। उसके दाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। ये हड्डी संभवतः शव शिविर में डालने के दौरान टूटी होगी। हालांकि शव की शिनाख्त मीनाक्षी के रूप में ही हुई थी, लेकिन सबूत पुख्ता करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया गया। इसके लिए उसके खून, बाल व हड्डी के नमूने लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए गए। मीनाक्षी के शव को उसके भाई नवराज व जीजा अजय थापा के हवाले कर दिया गया। शव की हालत ऐसी नहीं थी कि उसे देहरादून ले जाया जा सकता, इसलिए उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में इलाहाबाद के दारागंज घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने चौपड़ रायबरेली के ऊंचा हार के पास झाड़ियों से बरामद कर लिया। मृतका का सिर बरामद करने के लिए पुलिस ने अमित और प्रीति को साथ लेकर गोरखपुर, लखनऊ व वाराणसी रोड के किनारे 2 दिनों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सिर बरामद नहीं हो सका। निराश होकर पुलिस टीम मुंबई लौट गई। बॉलीवुड में सपने पूरे करने की चाह लेकर मुंबई आई मीनाक्षी की खूबसूरती और साथियों पर आंख मूंदकर किया गया विश्वास ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। महत्वाकांक्षा के चक्कर में उसकी जान तो गई ही, साथ ही उसकी तरह बॉलीवुड के रूप पहले पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के सपने देखने वाले अमित और प्रीति भी कहीं के नहीं रहे। मुंबई पुलिस ने विस्तृत पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया, जहां लंबी सुनवाई के बाद यह मामला फैसले के लिए सत्र न्यायालय पहुंचा। सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई करीब 5 साल चली। अभियोजन पक्ष की ओर से फॉरेंसिक रिपोर्ट, मृतका का डीएनए रिपोर्ट और हत्या में इस्तेमाल हथियार के साथ साथ तमाम सबूत पेश किए गए। इस केस में 36 गवाहों की गवाही भी हुई। जज साहब ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट नहीं माना। लंबी सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसजी सेट्टी ने 9 मई 2018 को अमित जायसवाल और प्रीति अरविंद सुरीन को अपहरण, हत्या और साजिश रचने का दोषी करार दिया। 11 मई 2018 को न्यायाधीश जीएस सेट्टी ने अमित जायसवाल और प्रीति अरविंद सुरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।